ओके। ऑलराइट, सो हम रिएक्ट की सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। आई थिंक सो फर्स्ट वीडियो में मैंने जितना बताया था उतना समझ में आया होगा, बेसिकली थ्योरी पार्ट। अब हम आगे और बढ़ते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर अब ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक। क्योंकि थ्योरी का मेरा ये है कि बेसिकली अभी हम सीख लेते हैं कि हम बनाते कैसे हैं कोई भी रिएक्ट पे एक साइट वेबसाइट। उसके बाद जो रिएक्ट जैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है खुद से चीजें, हम हर एक चीज देख देख सकते हैं, मतलब कि रिएक्ट बनी कैसे है। पूरा का पूरा कोड अगर तुम खुद से समझ पाओ गिट पे जा करके तो तुम समझ लोगे, तो तुम खुद समझ में आ जाएगा कि रिएक्ट बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही है। मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि सबसे पहले हम ये सीख लें कि हमको बनाना कैसे है। फिर हम देखेंगे कि जब हम इसको बना रहे थे तो रिएक्ट बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें यूज कर रही थी, वो जावा स्क्रिप्ट का इंजन कैसे रिएक्ट को कंपाइल कर रहा था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग अ रिएक्ट प्रोजेक्ट लोकली, ठीक। अ, देखो, जैसे कि दो चीजें होती हैं, एक npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, अगर तुम्हें याद हो तो। एक हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करते थे पहले। अब वो डेप्रिकेटेड हो गया है, अब नो वन यूजेस इट। अब उसे कोई नहीं यूज करता। क्यों नहीं यूज करता? बेसिकली वही सब अब इधर वीट पे आ चुके हैं, है ना। मैं शायद बताया था कि ये वीट ही बोला जाता है इसको। वीट पे सब आ चुके हैं। इसमें कई सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा हैं। अभी हम देखेंगे कुछ कुछ क्या क्या फायदे होते हैं वीट के। तो इसीलिए अब उसको कोई उसका कोड बेस कोई हैंडल नहीं करे, तो ये डिप्रिकेटेड हो गया ऑफिशियली, ठीक। तो इसीलिए हम अब यूज करेंगे वीट, ठीक। अभी हम जाके थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये। तुम पढ़ सकते हो कि इसका क्या मतलब है। द बिल्ड टूल दैट एम्स टू प्रोवाइड अ फास्ट एंड लर्नर डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट फॉर मॉडर्न वेब प्रोजेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। यहाँ ध्यान से समझना है ना। सबसे पहले वीट क्या है? एक बंडलर है। जब पिछली बार तुमने इनिशियलाइज किया था एक रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो तुम ये समझे थे कि उसमें वो बंडलर थे, वो कई चीजें तुमसे पूछ रहा था कि तुम टाइप स्क्रिप्ट से बनाना चाहते हो, तुम रिएक्ट बना का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो कि Vue.js बना पाते हो, तो कई चीजें का बंडल है एक साथ। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ इसको हम रिएक्ट के लिए ही यूज करते हैं। कई सारी चीजें हैं। तुम Vue.js का यूज कर सकते हो, एंगुलर से का भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए इसको एक बंडलर बोला गया। बेसिकली देयर आर मेनी थिंग्स बंडल्स इनसाइड वीट, ठीक। इज अ बिल्ड टू डाटा टाइम्स। अब अपन आते हैं कि इसके दो पार्ट, ठीक है। अब इसके मेजर जो टू पार्ट्स हैं वो है क्या? सबसे पहले हमको वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? अ डेव सर्वर दैट प्रोवाइड्स रिच फीचर enhancement over native ES modules. For example, extremely fast HTMR, hot module replacement। ये भी हम अभी देखेंगे, ठीक। तो समझते हैं। सबसे पहले हमको रिएक्ट क्या प्रोवाइड करता है? रिएक्ट नहीं, वीट क्या प्रोवाइड करता है कि डेव सर्वर। डेव सर्वर का क्या मतलब है? जब तुम कल पिछली बार अपना एप्लीकेशन रन किए थे, तो तुमको एक HTTP 53173 या 5000 पोर्ट पे तुम्हारी वो साइट पब्लिश हुई थी। वो साइट पब्लिश होने का मतलब लोकल होस्ट पे तुम वो देख पा रहे थे, उस लोकल होस्ट पे, ठीक। तो वो क्या था? तुम्हारा एक डेव सर्वर था, ठीक। वो खुद का एक तुम्हें सर्वर प्रोवाइड करता है। और ये HMR क्या होता है? देखो, अभी हम देखेंगे। अगर तुमको याद हो तो जब हम बैकएंड का कोड, मतलब जब तुम लोग बैकएंड का कोड लिख रहे थे, जब बैकएंड तुम लोग पढ़े होगे किसी से, तो तुमने ये देखा होगा, अगर तुमने नोड मॉन का यूज नहीं किया होगा, तुम खुद ही से हर एक चीज बार बार चीजें ऐड कर रहे थे, तो तुमको बार बार एप्लीकेशन क्या करनी पड़ती? क्रैश करनी पड़ती और वापस से रीरन करनी पड़ती। कंट्रोल सी दबाते तुम लोग, उसके बाद वापस से वो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अगर उस पर तुम बैकएंड का कोड लिखे हो तो वो लिखते हो, ठीक। तब जाकर के वो रन होता है ना। मतलब तुमको कुछ भी चेंज करना है, तुम क्या करोगे? इसको बार बार क्रैश करोगे, फिर से तुम रन करोगे, क्रैश करोगे और रन करोगे। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट में अगर तुम कुछ भी चेंज करोगे, अपने कोड में तुमने एक लाइन ऐड कर दी एक्स्ट्रा, वो खुद से ही उस जहां पे भी वो लोकल होस्ट पे वो रन हो रही होगी वो साइट, वो खुद से ही वहां पे तुमको वो चेंजेस दिख जाएंगे। इसी को बोलते हैं हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, ठीक। और ये भी कैसे बना है, बिहाइंड द कैसे काम करता है, ये हम जब सेकंड पार्ट में देखो, अगर तुम लोग चाहोगे तो एंड में हम खुद का आई कैन क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट फॉर यू गाइस, ठीक। हम कर सकते हैं, लेकिन उस सबका इंटरेस्ट देखा जाएगा कि रिएक्ट में किसको कितना इंटरेस्ट है। अभी के लिए बस समझो HMR क्या होता है, जो मैंने बताया कि तुम कुछ भी चेंज करोगे विदाउट क्रैशिंग द वेबसाइट, यू कैन डायरेक्टली सी ऑन द वेबसाइट व्हाट चेंजेस हैव यू मेड, ठीक। तो
यही होता है तुम्हारा HMR, ठीक। अब बिल्ड कमांड दैट बंडल्स यू कोड विद रोल अप एंड प्री कॉन्फिगर टू आउटपुट। देखो सेकंड वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट की कई सारी, यू कैन से, जैसे हाँ, एक तो होती है बबलिंग। जावा स्क्रिप्ट में जब तुम ऐड इवन लिस्टनर में पढ़ रहे तो कई स्टेट्स होती हैं, एक होती है बबलिंग स्टेट, एक होती है रोल अप स्टेट। तो ये तुमको खुद ही से एक रोल अप स्टेट प्रोवाइड करता है, ठीक। और एक बिल्ड कमांड का क्या मतलब है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये तुम जो कोड लिख रहे हो, ये किस में लिख रहे हो तुम, रिएक्ट जेएस में। लेकिन तुम्हारा क्या ब्राउज़र रिएक्ट जेएस समझेगा? नो। सो जब तुम उसको डिप्लॉय करोगे, वो किसमें तुम्हारा रिएक्ट का कोड कंपाइल होगा, कंपाइल डाउन किसमें होगा, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए हमको कौन सी कमांड चलानी पड़ती है, npm run build, क्योंकि ब्राउज़र हमारा सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट समझता है। तो अब बिल्ड कमांड, मतलब npm run build कमांड डिप्लॉय होते हुए ऑटोमेटिक चल जाएगी। उससे क्या होगा कि ब्राउजर में जब तुम अपनी रिएक्ट की साइट देखोगे तो उसमें कुछ रिएक्ट कर डॉट जेएस करके नहीं आएगा, उसमें सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट दिखेगी। ये मैंने पहले भी बता रखा था, मैंने वापस से करवा दिया। तो ठीक है, आई थिंक सो। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं वेट का, है ना। अब हम सीधे एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, ठीक। तो उसके लिए ये वाली कमांड थी npm create वेट एट द रेट ऑफ, इसको हम कॉपी करते हैं और फिर अब हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। मैंने बेसिकली वेब डेव के अंदर एक फोल्डर रिएक्ट बना लिया, मैं सीधे उसको क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। वो वाली कमांड ये क्या करती है भाई, तुम्हारा एक लोकल रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने में हेल्प करती है। एनपीएम कमांड क्रिएट, ये सब तुम्हें पता ही होगी। प्रोजेक्ट नेम, रिएक्ट वन से, ठीक। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं किस पे, देखो यही मैं बोला था कि ये बंडलर होते हैं, हम एंगुलर क्विक अलग अलग चीजों का यूज करें। वीट एक बंडलर होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो तो यहाँ पे हम रिएक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट द फ्रेमवर्क में हमने रिएक्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद हम बनाना किसे चाह रहे हैं, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। तुम चाहो तो टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके भी बना सकते हो, अभी के लिए हम सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का ही यूज करके बनाएंगे। तो जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद ये कुछ कुछ कमांड्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या करो तुम, cd react वन npm install और npm run dev, ये तीनों कॉपी करो, ठीक। और यहाँ पे जाके तुम उसको पेस्ट कर दो। आई थिंक सो ये कॉपी शायद नहीं हुई है ना, एक काम करो, नहीं हुई कॉपी, रुक जाओ। ये थोड़ा सा लेट कर देता है कभी कभी। मैंने वो कमांड वहाँ कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दी, ठीक। देखते जाओ। हम्म, 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 ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैंने कमांड पेश की उससे मेरा वो जो सर्वर एक चालू हो गया लोकल होस्ट 5173 पे, और मैं जाके यहाँ पे शायद देख सकता हूँ वो कमांड थी क्या क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले cd react वन, ये क्या होता है, चेंज डायरी रिएक्ट वन। आई थिंक सो ये पता होगा कि यहाँ पे मेरा ये देखो रिएक्ट के अंदर एक और फोल्डर था रिएक्ट वन। तो cd react वन से क्या हुआ कि मैं उस फोल्डर में स्विच हुआ सबसे पहले, और वहां पे मैंने जाके npm install रन कराई कमांड। npm install क्या करती है कि जितनी भी पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसी होगी उनको इंस्टॉल करेगी, और npm रन डेव ये क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारी आई थिंक सो मैंने शायद बताया होगा कि देखो ये डेव क्या कर रही है, ये ये वाली कमांड रन करवा रही है, कौन सी, वेट वाली। तो ये वेट वाली कमांड से क्या होगा, हो रहा है कि जो तुम्हारी लोकल होस्ट पे साइट थी वो तुमको यहाँ पे अब दिख रही है। तुम यहाँ खोलो अगर, देखो यहाँ तुमको यही तुम्हारा प्रोजेक्ट था जो हमने पिछली बार भी इनिशियलाइज किया था, ठीक। तो ये तो ठीक है, हम इतना पिछली बार भी कर लिए थे, समझ गए थे। अब ये सब तो तुम्हें पहले से आता होगा क्योंकि तुम बैकएंड कर चुके हो, आता है ना, माना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो वो बाय डिफॉल्ट CSS हमको मिल गया, अभी तो मैं एक काम करूंगा कि इन सब की मेरे को जरूरत है नहीं, ठीक। अ,
ठीक ठीक। अभी सिंपल से मैं कुछ रिटर्न करवाता हूँ। मैं बोला था कि ये जो ऐप कंपोनेंट है, इसके ही अंदर जो मैं लिखूंगा वही रिटर्न होगा, आई थिंक सो। मैं बताया हूँ तुमको, है ना। अब यहाँ पे हम कुछ भी H1 टैग में कुछ लिख देते हैं। तुम्हारी बैच का क्या नाम है? वॉरियर्स के बाद कौन सी थी? बस भूल गया। ठीक। देखो मैंने यहाँ हेलो दो दोस्तों किया, अब मैं गया साइट पे। तो यहाँ पे ये आ गया। ये बाय डिफॉल्ट इधर ऐप डॉट सी एस एस में, ग्लोबल इंडेक्स डॉट सी एस एस में उससे कुछ कुछ स्टाइलिंग मिली है, तो इसलिए ये इधर बीच में आ रहा है। ये पीछे ब्लैक है। ब्लैक मेरे को सही लगता है, आंखों में कम चुभता है ना। तो यहाँ पे तुमको ये साइट दिख गई। कहाँ पे? ये रिटर्न में। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। देखो ये क्या है, सबसे पहले ये एक ऐप कंपोनेंट है। ये मैंने शायद बता रखा है। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर इस रिटर्न स्टेटमेंट, ये फंक्शन, रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, जो कि स्टार्ट किससे होते हैं? कैपिटल वर्ड से। अब इस रिटर्न के अंदर जो मैंने चीजें लिखी हैं वो तुमको दिखेंगी। ठीक, वही तुमको दिखा भी अभी। और ये तो अभी के लिए हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसका हमको यूज अभी नहीं करना है। ठीक। तो यहाँ तुमको हेलो दोस्तों दिख गया। अब हम और कुछ कोड वोड करते हैं। और ये ऐप कहाँ रेंडर होता है? मेन डॉट जेएसएक्स में। यहाँ पे ऐप, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड भी हटा देते हैं अभी। उसका रीजन ये है, अभी हम समझेंगे स्ट्रिक्ट मोड से क्या होता है ना बेसिकली। मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझो कि वो बार बार दो दो बार चीजें रेंडर कर देगा। अगर कंसोल में तुम एक बार लिखोगे कि कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो तुमको क्रोम के कंसोल पे जाकर दो बार दिख जाएगा। तो इसीलिए मैंने वो स्ट्रिक्ट मोड इधर से हटा दिया। ठीक। तो यहाँ पे तुमको ये हेलो दोस्तों दिख गया। अब ऐप डॉट सीएसएस में तुम क्या क्या हटा सकते हो? लोगो 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 नहीं, यहाँ पे वो कहाँ है वो जो बॉडी के प्लेस आइटम सेंटर, ये हटा दो। ठीक। डिस्प्ले फ्लेक्स रहने देते हैं। तुम यहाँ जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने हिसाब से। मेरे को अभी हर एक चीज़ सही लग रही है, तो मैं उतना कर नहीं रहा हूँ। ठीक। तो आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो भी मैं रिटर्न करूंगा वही तुमको दिखेगा। ठीक। अब रिटर्न करने का क्या मतलब है, ये समझते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाया। मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स बटन। ठीक। कैपिटल से स्टार्ट होगा, मैंने बता रखा था। ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं, बस बटन टैग का यूज करेंगे। बटन टैग का मैंने यूज कर लिया और लिखा मैंने क्लिक में। ठीक। ये भी क्या है? एक कंपोनेंट है। तो क्या अभी ये बटन मेरे को दिखेगा? क्या दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है। ठीक है। मैंने कंपोनेंट बना लिया, लेकिन मेरे को उसको रेंडर करना है। रेंडर क्या हो रहा है? ऐप। तो ऐप, अभी मैंने देखा ना मेन डॉट जिसको में रेंडर क्या होता है? ऐप। इस रिटर्न के अंदर जो ऐप रिटर्न करेगा वही रेंडर होगा। तो मेरे को यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। तो ये इधर बटन को मैंने कॉल किया। तो यही कंपोनेंट, यही होता है ना, टैग एक फंक्शन होता है, और रिएक्ट में हम उसको एज ए टैग फॉर्मेट में लिखते हैं। तो मेरे को अब यहाँ पे वो बटन दिख जाना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे वो बटन दिखा नहीं। लेट्स ट्राई टू डू दिस। हेलो बटन कॉल हुआ, ओके। यहाँ पे मेरे को हर एक कंपोनेंट कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ तो रिटर्न किया ही नहीं था उसको, इस बटन को, तो इसलिए वो उधर मेरे को शो नहीं हुआ। ठीक। और अब मैं करूँ और अब जा करके देखूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे को क्लिक में ये बटन दिख गया। तो इसी तरह से तुम सॉर्ट ऑफ एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक। तो आई थिंक सो कुछ कुछ अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना। अब ये तुमको बटन दिख गया, ये बाय डिफॉल्ट उसकी सीएसएस लगी है इधर, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। और बॉर्डर रेडियस उसमें खुद से ही अप्लाई होकर हमको दिख रही है। ठीक। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, उसको मैंने क्या करवा दिया, इधर रिटर्न करवा दिया। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं कि जैसे कि अभी के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। ये तो मेरे को समझ ही नहीं आता ये क्या है। इसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं। आज के लिए एक और नया jargon, क्या बोलते हैं इसको? फ्रैगमेंट। जैसे कि ये समझो, अभी के लिए तुम इसको कमेंट कर दो। ठीक। और अभी अगर तुम सिर्फ एक टैग रिटर्न करवाओ H1 में,
हेलो। ठीक। क्या तुमको उधर दिखेगा? लेट्स सी। तुमको हेलो दिख गया, ठीक। अब उसके बाद एक और तुम इसको कॉपी करो और पेस्ट करो। अब यहाँ पे तुमने लिख दिया हेलो जी। ठीक। तुमको क्या अब दिखेगा? नहीं, ये एक एरर आ गई, इस एरर को पढ़ना है ना। JSX element must be wrapped in an enclosing tag did you want a JSX fragment। इसने कुछ कुछ बताया, मैंने बोला कि फ्रैगमेंट की बोला कि क्या तुम्हें फ्रैगमेंट चाहिए। और यहाँ पे मैंने इससे बोला कि जो JSX का एलिमेंट होता है वो किसके अंदर रैप होना चाहिए, एक एनक्लोजिंग टैग के अंदर। इसका मतलब कि मैं अगर रिटर्न करवा रहा हूँ तो सिर्फ मैं एक ही को रिटर्न करवा सकता हूँ। मतलब तुमने भी देखा होगा कि जैसे नॉर्मल कोडिंग में क्या होता है कि अगर रिटर्न के बाद तुम कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो रेंडर नहीं होती वो। तो रिटर्न में यहाँ पे ऐसा समझो कि सिर्फ फर्स्ट ही वाला जो भी होगा वो रेंडर होगा, सेकंड वाले में वो एरर थ्रो कर दिया। तो अब मैं मेरे को कराना ही है तो मैं किसका यूज कर सकता हूँ, बोलो? डिव टैग का मैं यूज कर सकता हूँ। और डिव टैग के अंदर मैं अगर इन दोनों को उठा के रख दूं तो क्या होगा? लेट्स सी। अब मेरे को हेलो जी दिख गया, ठीक। तो तुमको ये समझ में आया कि अगर मेरे को कुछ भी रिटर्न करवाना है तो वो रैप्ड होने चाहिए इनसाइड अ डिव और यू कैन से इनसाइड अ फ्रैगमेंट। हाँ नहीं, फ्रैगमेंट और डिव में अंतर होता है, अभी हम समझते हैं। अभी तो हम ये समझ गए। अब हम आते हैं कि डिव और फ्रैगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। ओके। हम्म। ठीक, देखो। यहाँ पे क्या है, डिव आईडी रूट। ये कौन सी डिव आईडी रूट है? जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये वाली उस हम फेच कर रहा है रूट। ये कहाँ पे था? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। हमने पूरे पिछले लेक्चर में समझ चुके थे कि कैसी चीजें रेंडर हुई है ना। इसमें डिव आईडी थी एक रूट, उसी के अंदर जा करके हमारा ऐप वाला कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो ये तो दिखी, मतलब डिव आईडी रूट के अंदर ही तुम्हें क्या दिख रहा है, एक डिव दिख रहा है, उसके अंदर हेलो है और उसके अंदर जी है, जो मैंने भेजा था। मैंने यही भेजा था। देखो मैंने क्या भेजा था इधर, ऐप डॉट जेएसएक्स। और यहाँ पे मैंने क्या भेजा था कि एक डिव हेलो जी। तो तुमको यहाँ पे वो दिख गई, एक हेलो जी, एक डिव आईडी रूट, उसके अंदर एक और डिव और फिर हेलो और जी, ठीक। तो ये था। ऐसे तुम्हारा काम करता है डिव। और अगर मैं इसको कमेंट करके मैं सिर्फ फ्रैगमेंट वाले को अनकमेंट करूं, मैंने फ्रैगमेंट वाले को क्या किया, अनकमेंट किया। अब देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, और यहाँ पे बटन की जगह में हेलो जी करवाता हूँ, है ना। अब वापस से देख दो, हेलो दोस्तों जी, ठीक। अब देखो मैं मेरे को यहाँ पर क्रैश करके वापस से रीरन नहीं करना पड़ा। यही होता है हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट की, जैसे तुम यहाँ पे चेंज करते जाओगे तुम्हें यहाँ कुछ दिखता जाए, ठीक। तो यहाँ तुमको हेलो दोस्तों जी दिख गया। अब यहाँ पे जाके देखते हैं अपन कि यहाँ पे डिव आईडी रूट के अंदर सिर्फ हेलो दोस्तों और जी है। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे डिव आईडी रूट के अंदर ये वाला डिव था और फिर हेलो और जी था, जैसे दिखना चाहिए हमको डॉम का स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे फ्रैगमेंट का हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ कि फ्रैगमेंट इधर आया ही नहीं। फ्रैगमेंट कुछ होता ही नहीं है, ऐसा समझो, है ना। बेसिकली अगर इसको मैं और अच्छे से समझाना चाहूँ दोनों केसेस में, तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले पहले केस में एक तुम्हारी है डिव जिसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है रूट, ठीक। उसके बाद हमारा एक आ रहा है कंपोनेंट, एक हमारा आ रहा है ये वाला डिव जो मैंने अभी रिटर्न में किया है। उसके अंदर क्या क्या है बोलो, हेलो और जी। उसके अंदर हेलो है और क्या है, जी, ठीक। अ, या फिर एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से। इस डिव आईडी रूट के अंदर एक डिव है और उसके अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या। एक तो तुम्हारा H1 जिसके अंदर हमने लिखा है हेलो, और एक है तुम्हारा H1 जिसके हमने लिखा है जी। तो ये तुम्हारा डॉम स्ट्रक्चर बनेगा किस केस में,
जब हम div id रूट और यहाँ पे रिटर्न जब मैं div को करूंगा, अब जब मैं फ्रैगमेंट को रिटर्न कर रहा हूं तो देखो क्या होता है। इजी। हाँ, अब फ्रैगमेंट के केस में ये तो रहेगी div id रूट की, यहीं से चीजें क्या हो रही है, रेंडर हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद तुमको सीधे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक H1 जिसके अंदर तुमने क्या लिखा था, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। और यहाँ पे तुम क्या मिला है, जी, ठीक। तो देखो, दोनों केस में अंतर समझना है। जब मैं div एक रिटर्न कर रहा था, उधर एक div और आ रहा था जो मैं खुद से दे रहा हूँ, लेकिन फ्रैगमेंट के केस में फ्रैगमेंट कुछ होता ही नहीं है, ऐसा समझो। बस रैपिंग के लिए ही फ्रैगमेंट को हम यूज करते हैं। तो फ्रैगमेंट के केस में सिर्फ H1 और जी। तो इससे हुआ क्या, फायदा क्या है इससे, जब तुमने डॉम पढ़ा है, अब इस केस में रेंडरिंग थोड़ी सी ज्यादा टाइम लेगी एज कम्पेयर टू दिस। बेसिकली वही ना, ट्री का यहाँ पे ज्यादा साइज, अगर तुम H1 जी वाले को एक्सेस करना चाहोगे तो तुमको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ पे तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये बेसिकली यहाँ पे हाइट 2 है, यहाँ पे हाइट 3 है। तो फ्रैगमेंट और डिव, कई बार देखो हम डिव का भी यूज करेंगे, इतने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेरे को अगर ओवरऑल एक स्टाइलिंग देनी होगी, और ज्यादातर हम फ्रैगमेंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो वो तो यूज केस पे डिपेंड करता है। अब आई थिंक सो तुमको ये फ्रैगमेंट और इसका लॉजिक समझ में आ गया हो। और फिर हमने और क्या देखा, कि यहाँ पे मैं अगर एक फंक्शन बनाऊं तो मैं उसको भी रिटर्न कर सकता हूँ ऐसे, ठीक। आई थिंक सो इतना तो क्लियर है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न किया था, बेसिकली जब हम कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे तो वहां पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। जैसे अगर तुम लिंक्डइन पे जाओ तो लिंक्डइन का एक कंपोनेंट होगा टॉप बार, फिर एक साइड बार, एक पोस्ट कंपोनेंट और एक फुटर कंपोनेंट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे फंक्शन बनाते जाऊँ बड़े बड़े, तो ये बहुत ऐप डॉट जेएसएक्स का हो जाएगा, बहुत पॉपुलेटेड हो जाएगा, है ना। समझ नहीं आएगा, कोड कॉम्प्लेक्स होगा किसी नए बंदे को समझने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स नेम से, ठीक। अब जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे इस उसका कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा, और उसको यहाँ पे क्या करूंगा, ऐप वाले में रेंडर करवा दूँ। अब वो हम देखते हैं कि वो होता कैसे है, ठीक। मैं तब तक एक जैसे कि अभी के लिए आप ऐसे समझते हैं कि कंपोनेंट के अंदर भी एक फोल्डर है हमारा, ठीक। एक फोल्डर है यूजर्स, ठीक। यूजर्स फोल्डर है कि क्या, किसका नाम नाम क्या करूंगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स मान लेते हैं, है ना। मान लो ये प्रोडक्ट्स एक फोल्डर है किसके अंदर, कंपोनेंट के अंदर, ठीक। और इसके अंदर एक फाइल हम बनाते हैं, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स वाली। मैंने एक फाइल बना दी, ठीक। तो अब मैं कहाँ पे हूँ समझना तुम, कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर है प्रोडक्ट्स, और उसमें मैंने एक फाइल बनाई इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। जेएसएक्स सिंटेक्स भी समझते जाएंगे, और कि जेएसएक्स सिंटेक्स कैसे काम करता है। वेट करो तब तक, ठीक। तो मैं इसको तो चलो हटा देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक लिखते हैं, मान लो फंक्शन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक। यहाँ पे मैं कंपोनेंट खुद से ही क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और अभी के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं इधर, कि रिटर्न ये कुछ करेगा, ही रिटर्न में मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाया और यहाँ पे रिटर्न में उसको क्या करा दिया, प्रोडक्ट लिस्ट। अब देखो, इसको तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप डॉट जेएसएक्स में। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब देखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में और एक्सपोर्ट में बहुत अंतर होता है, ठीक। आई थिंक शायद तुम्हें पता भी होगा कि काफी अंतर होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक्सपोर्ट में। अगर नहीं पता होगा तो अभी मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा, मैं बता दूंगा। बेसिकली अगर मैं किसी फंक्शन को यहाँ ऐसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा हूँ,
तो अब ऐप डॉट जेएसएक्स में मैं सीधे उसका यूज कर सकता हूँ। वो इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा इंपोर्ट होने का। अगर यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा है, ठीक, तो ये अलग तरीके से इंपोर्ट होगा, और अगर सिर्फ मैं एक्सपोर्ट लिखता तो अलग तरीके से इंपोर्ट होगा। ठीक, अब हम देखते हैं। बेसिकली मुझको लगता है ऐसे तुम लोग पढ़ ही लिए होगे पक्का। तो मैं फालतू का उसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा खुद से। अब मैं जाऊंगा उस कंपोनेंट को मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। तो उसका नेम क्या था, देखो प्रोडक्ट लिस्ट खुद आ गया, और यहाँ पे मैं उसका यूज करूंगा। प्रोडक्ट लिस्ट, आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये इंपोर्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट। ये खुद, ये स्टेटमेंट खुद मेरे एडिटर ने डाल दी। तुम चाहो तो उसको मैनुअली लिख सकते हो। इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट, ये क्या इंपोर्ट कर रहा है, ये वाला फंक्शन प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर है प्रोडक्ट्स, उसके अंदर एक फाइल है इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। तुम खुद भी लिख सकते हो, आई थिंक सो इतना तो समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब हम जाके देखें तो कहाँ गई वो। हम्म, तो देखो मैं उस प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट लिखा था, वो मेरे को दिख गई। ठीक, तो हम ऐसे ही करते हैं, हम कंपोनेंट की नेस्टिंग करते हैं। उसके बाद कई सारे कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए यहाँ पे मैंने एक बनाया है प्रोडक्ट इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, है ना। अब मान लो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर मेरे को बनाना है, प्रोडक्ट आइटम। एक प्रोडक्ट आइटम मैंने इसके अंदर क्या बनाया, एक प्रोडक्ट आइटम भी एक फोल्डर बना दिया। अब इसके अंदर हम जाएं, न्यू फाइल, वापस से इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएसएक्स फाइल भी बना। देखो एक तरीका तो वो था जो मैं तुम्हें बताया था क्या, कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ तुम फंक्शन बनाया और उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर। सेकंड है तुम डायरेक्ट ही यहीं से लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसका क्या होगा, ये क्या है, एक फंक्शन है, उसका नेम क्या है, प्रोडक्ट आइटम। और यहाँ पे तुम चाहो तो अभी के सिंपल ही रखते हैं, H1 में तुम रिटर्न करवा दिए प्रोडक्ट आइटम 1। ठीक, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अब ये दोनों के सेम है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में प्रोडक्ट आइटम लिखते तो वो भी वही बात होती जो मैंने इधर लिखा है। इधर पहले लिख दिया, उधर बाद में लिखा था। और मान लो और अच्छी नेस्टिंग समझने के लिए एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ, बटन। और यहाँ पे सिर्फ मैं रिटर्न क्या करवा दूंगा, एक बटन। ठीक, बटन डिसेबल नहीं, डिसेबल्ड आई थिंक सो एक प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें पता होगा। क्लिक, ठीक, मैंने एक ऐसा बटन बना दिया। अब इस अब ये तो हमने समझा है ना कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा हो इसके अंदर में बटन वाला कंपोनेंट भी यूज कर सकते। तो यहाँ पे जा करके मैं इस बटन वाले कंपोनेंट का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक, लेट्स सी ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, यहाँ कोई एरर है। हाँ, ठीक है। देखो क्या था कि ये एक्सपो फंक्शन था प्रोडक्ट आइटम। यहाँ पे मैं वापस रिटर्न ही भूल गया हूँ शायद, है ना। रिटर्न, और ठीक, अभी भी एरर आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्या तुम बता सकते हो। अगर दो चीजें हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा किसमें, एक डिव टैग में। ठीक, अब अगर मैं अब इसको ऐसे पेश कर दूं तो अब मेरे को ऐसा दिख रहा है, आई थिंक सो। अब तुमको ये समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को इस प्रोडक्ट आइटम को भी क्या करवाना है, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाके रेंडर करवाना है। ठीक, देखो अभी मैं बहुत सिंपल से ही नेस्टिंग समझा रहा हूँ, इसलिए ताकि तुमको प्रॉब्लम ना होती। नहीं, इससे भी बेकार बेकार नेस्टिंग होती है, खुद से करना है बट समझ में आ जाएगा। देखो, हाँ, तो देखो हेलो दोस्तों जी, इसको तो मैं अभी हटा दूंगा। देखो प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट से प्रोडक्ट लिस्ट आया, और प्रोडक्ट आइटम वाले कंपोनेंट से प्रोडक्ट आइटम, और ये क्लिक नहीं, ये कहाँ था, ये यहाँ पे था। ठीक, कि मैंने एक बटन दे दिया था, देखो फंक्शन बटन रिटर्न ऐसे। ठीक, अब हम नेस्टिंग समझते जा रहे हैं, कुछ कुछ हमको समझ आ रहा है कि हाँ
भाई जो तुमको रेंडर कराना है उसका तो उसको तो यहीं पे होना चाहिए, ठीक। फ्रैगमेंट के अंदर एक रैपर के अंदर होना चाहिए, और तुम ऐसे ऐसे करके उसको उस कंपोनेंट को यूज कर सकते हो, रेंडर करवा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट, ये मैंने बता दिया। प्रोडक्ट आइटम क्या था, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर था प्रोडक्ट आइटम, उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएसएक्स मैंने उठाई और यहाँ पे यूज कर ली, इंपोर्ट करके मैंने उस कंपोनेंट का यूज कर लिया। कुछ हद तक हम नेस्टिंग काफी समझ गए हैं। अगर मैं और अच्छे से तुम्हें बताना चाहूँ तो वो क्या रहा है, देखो। सबसे पहले हमारा ऐप है, ऐप के अंदर प्रोडक्ट, नहीं, ऐप के अंदर हम रेंडर क्या करा रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करवा रहे हैं। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर क्या लिखा था हमारा, वही ऐसे लिखा ना, शायद प्रोडक्ट लिस्ट ही लिखा था कुछ तो। और हम ऐप के अंदर हम एक और चीज रेंडर करवा रहे हैं, क्या, प्रोडक्ट आइटम भी हम रेंडर करवा रहे हैं। और प्रोडक्ट आइटम में एक बटन भी था। तो ऐसे ही हम नेक्स्टिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एक और चीज अपन समझते हैं। अगर अब मैं ये चाहूं कि जैसे इंडेक्स, जैसे, हाँ, यहाँ पे भी मेरे को प्रोडक्ट आइटम का यूज करना है। वहां पे मैं, जैसे यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट था ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट आइटम वन है, ये इस लिस्ट का पार्ट हो। ऐसे भी मैं क्या नेस्टिंग कर सकता हूँ, देखते हैं। हम्म, उस प्रोडक्ट आइटम, ठीक, और ये, ठीक। अब क्योंकि मेरे को इसको एक में एक अब एक रैपर में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रैप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डिव का भी यूज कर सकता हूँ, चाहो तो तुम फ्रैगमेंट का भी यूज कर सकते हो, जो तुम्हें सही लगे। तो अब देखो, मैं प्रोडक्ट लिस्ट और प्रोडक्ट आइटम, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर किसको कॉल कर दिया मैंने, प्रोडक्ट आइटम को। तो अगर अब मैं ऐप डॉट जेएसएक्स में जाऊं और अगर यहाँ से मैं प्रोडक्ट आइटम हटा दूं, तो भी क्या मेरे को दिखेगा, लेट्स सी। हाँ, तो भी मेरे को दिख रहा है प्रोडक्ट लिस्ट और प्रोडक्ट आइटम क्लिक में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर एक कंपोनेंट मैंने कॉल किया था, प्रोडक्ट आइटम वाला। प्रोडक्ट आइटम के ऊपर एक कंपोनेंट था, प्रोडक्ट आइटम के ऊपर एक बटन भी क्या है, कंपोनेंट है। उस बटन को मैंने कॉल किया यहाँ पे, क्योंकि सेम फाइल में, तो मुझको इसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी लेवल पे नेस्टिंग होती है। आई थिंक सो तुमको ये जो समझ में आ रहा होगा कि ये मैं कॉम्प्लेक्स जानबूझ के थोड़ा बहुत किया हूँ, लेकिन इससे भी बेकार बेकार कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, तो समझना, ठीक। हम्म। ओके। अब मान लो कि इस ठीक है, देखो कुछ तो मैं कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मैं मान लो एक एरे बनाता हूँ, डमी प्रोडक्ट डेटा, ठीक। और ये एक एरे है, इसमें कुछ कुछ डमी डेटा में पास कर देता हूँ। प्रोडक्ट वन, कॉमा, प्रोडक्ट टू, ठीक, और प्रोडक्ट थ्री। अभी हम फेच वेच का भी तुम लोग यूज कर ही चुके होगे, ऐसा समझो कि अभी तो मैंने ऐसे हार्ड कोड कर दिया है वैल्यू, लेकिन तुमको ये किसी रिस्पॉन्स में किसी एपीआई से मिल रही है, ठीक। कॉन्स्ट डमी प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट वन टू और थ्री। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे हम्म, ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लो मेरे को क्या करवाना है कि ये जो प्रोडक्ट डेटा है ना, वहां पे देखो वन था, इसको मैं टू कर देता हूँ, इसको थ्री कर देता हूँ, और इसको फोर कर देता हूँ, क्योंकि वन तो यहाँ से आ रहा है ना, इस, सॉरी, ये प्रोडक्ट आइटम से। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रोडक्ट टू थ्री फोर भी रेंडर हो। यहाँ पे तुमको रिस्पॉन्स में किसी एपीआई से ये डेटा मिला है, एक, वो भी हम देखेंगे। उसके लिए हुक्स पढ़ने पड़ेंगे, यूज इफेक्ट, तो अभी हम वो बाद में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा उसको। अब तुमको अगर इसको रेंडर करवाना है तो तुम कैसे कर सकते हो, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये तुम समझो कि अगर एक वेरिएबल तुमने डिक्लेयर कर लिया, मान लो कॉन्स्ट वी ए आर, सॉरी,
इज इक्वल टू 1, और तुम चाहते हो इस वेरिएबल का यूज करना इस रिटर्न स्टेटमेंट में, तो तुमको इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर रैप करना पड़ेगा। ये जेएसएक्स सिंटेक्स होता है वेरिएबल, ठीक। तो अब तुमको वो वेरिएबल भी 1 दिखेगा। मतलब कि जब तुमको जेएसएक्स में तुम सीधे वेरिएबल लिखते तो तुमको दिख जाता उधर, सॉरी जेएसएक्स में, जावा स्क्रिप्ट में। लेकिन जेएसएक्स हम यहाँ कौन सा सिंटेक्स लिख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल, उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा अराउंड करली ब्रैकेट्स। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। ये मैंने बस बेसिकली इसलिए बताया कि मैं ये चाहता हूँ ना कि मेरे को जो ये डमी प्रोडक्ट डेटा है इसको क्या कराना है, रेंडर करवाना है ना। तो उसके लिए मेरे को जेएसएक्स सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक। जेएसएक्स सिंटेक्स का मेरे को उसके लिए यूज करना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये एक एरे है, ये एक क्या है, एरे। इस तुम क्या चाहते हो कि इस एरे से तुम ये सब आइटम इटरेट करवा के अपने स्क्रीन पे प्रिंट करवा पाओ। तो इसके लिए तुम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, फंक्शन मतलब क्या इनबिल्ड मेथड तुम यूज कर सकते हो। क्या तुम इसमें फॉर ऑफ लूप लगा सकते हो, फॉर ईच लूप लगा सकते हो, या मैप लगा सकते हो। मतलब तुम खुद से सोचो और मेरे को बताओ। तो बताओ मतलब कि खुद से ही सोचो और कहीं लिख लो कि तुम क्या यूज करोगे। देखो, सबसे बढ़िया मेथड होता है मैप। रिएक्ट में जब तुम कभी कुछ ट्रैवर्स करवाओगे, फेच किसी एपीआई का डेटा यूजिंग फेच, तो तुम उसको जब स्क्रीन पे जब तुमको उसको रेंडर करना पड़ेगा, तो हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं, मैप का, ठीक। तो यहाँ पे भी ये क्या है, एक एरे है, ठीक। ओके, ये क्या हो गया, डमी प्रोडक्ट डेटा, ठीक। यहाँ पे क्या करोगे, डॉट मैप। अब मैप का सिंटेक्स याद करने की कोशिश करो। मैप में क्या आता है, एक हमारा एक कॉल बैक फंक्शन आता है, ठीक। यही आता है ना मैप में, याद है कि भूल गए। मैप में कॉल बैक फंक्शन आता है। इस कॉल बैक में मान लो हमारे आइटम आएंगे। आइटम क्या है, यही जो प्रोडक्ट 1 3 और 4 है, सॉरी 2 3 और 4 है, वो आएंगे आइटम। और मेरे को क्या करवाना है यहाँ पे, रेंडर। मान लो एक एल आई, मैं यहाँ एल आई टैग का यूज करके अ, मेरे को आइटम ही रेंडर कराना है। मान लो अभी के लिए मैंने एल आई का यूज किया और आइटम का भी यूज किया, ठीक। तो क्या अब मेरे को 2 3 और 4 दिख जाएगा। सोचो, यहाँ कुछ कुछ एरर आ रही है। मिसिंग की प्रॉप, ये क्या है, आई डोंट नो, ठीक। देखते हैं, ये स्लिंट कुछ कुछ तो है, ये स्लिंट के बारे में भी देखेंगे, ठीक। लेकिन क्या अभी मेरे को ये बताओ, ये रेंडर हो जाएगा। हाँ, काइंड ऑफ प्रोडक्ट 2 3 और 4 रेंडर हो गया है। ये प्रोडक्ट आइटम 1 यार, इसको रुक जाओ एक मिनट। नॉर्मल मैं अलाई में करना चाहूंगा इसको, ठीक। तो अगर अब मैं जाके देखूं, तो प्रोडक्ट आइटम 1 फिर क्लिक मी, वो तो बटन उसके लिए आ रहा था, वो लोग तो हटा, उसको हटा भी सकते हो। और 2 3 4 मैंने स्क्रीन पर रेंडर करवा दिया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब तुम इंस्पेक्ट पे जाओगे और फिर तुम कंसोल में जाओगे, तो तुमको यहाँ पे कुछ आ रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये बोल रहा है भाई, यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है। क्या, कि जो लिस्ट के जो चाइल्ड्स होते हैं उनमें एक यूनिक चीज होनी चाहिए, उसको की प्रॉप। अभी की प्रॉप क्या होता है, देख, अभी क्या है समझो कि रिएक्ट कर क्या रहा है, ठीक। ये 2 3 4 को उसने रेंडर कर दिया, लेकिन अगर तुमने कुछ चेंजेस किए, मान लो एक और कंपोनेंट है, उसमें तुमने 3 और 4 में चेंजेस किए। रिएक्ट क्या करता है ना, रिएक्ट हमेशा, रिएक्ट बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, मैंने बताया था, खुद का एक वर्चुअल डॉम बनाता है और करंट डॉम से देखता है क्या क्या चेंजेस आए। तो उस चेंजेस को समझने के लिए रिएक्ट ये बोला है कि भाई इसको तुम यूनिकली आइडेंटिफाई करो, इसको तुम यूनिकली आइडेंटिफाई करो। अभी तुमने ऐसे ही 2 3 4 करवा दिया है, मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट 2 की एक कुछ आइडेंटिटी हो, प्रोडक्ट 3 की कुछ और आइडेंटिटी हो, और 4 की कुछ और आइडेंटिटी हो, ताकि मैं ये देख पाऊं कि अगर इसकी आइडेंटिटी में कुछ चेंज हुआ है तो मैं इसी को रेंडर करवाऊं, ठीक। अब हम हो सकते हैं, जैसे मैप में आइटम था, तुम एक और चीज पास कर सकते हो, क्या, इंडेक्स। तुमने यहाँ इंडेक्स भी पास कर दिया, ठीक। क्योंकि ये एरे है, तो इसकी यूनिक क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा, देखो 0 1 और 2। और एलआई में तुमने की में क्या पास करवा दिया, उसके की में तुमने इंडेक्स पास करवा दिया। अब देखो, वापस मैं इस करली का यूज कर रहा हूँ ब्रेसेस का, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक इंडेक्स क्या है, एक डायनेमिक वेरिएबल। वही मैंने बोला था कि तुमको जो ऐसे सिंटेक्स में तुमको ऐसे ही पास करना पड़ता है।
क्योंकि ये इंडेक्स चेंज होता रहेगा ना, इसके लिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अगर सिर्फ मैं यहाँ इंडेक्स लिख देता तो वो उधर इंडेक्स ही आ जाता पूरा प्रिंट होके, है ना। वो 0 1 2 नहीं आता, इंडेक्स ही दिखा देता की में। अब अगर हम जा करके देखें तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब वो एरर चली गई है। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि जब तुम कभी भी मैप का यूज करते हो, उसमें तुम आइटम तो पास करोगे ही, ऑब्वियस, लेकिन तुमको इंडेक्स भी पास करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं किसके बारे में, प्रॉप्स के बारे में। ठीक, ये तो हम समझ गए ना कि कंपोनेंट में चेनिंग कॉल, बेसिक आई थिंक हमको आइडिया पता चल गया। अब हम समझेंगे प्रॉप्स के बारे में कि प्रॉप्स क्या होते हैं। देखो, अगर तुम्हें पिछली क्लास याद है, जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम्हें रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं किए होगे। ठीक, तो वहां पे मैंने ये बोला था कि जो हमारे, तुम जाओ अपना लिंक्डइन खोलना, समझना कि ये किसी एक पर्सन का पोस्ट कंपोनेंट है और ये दूसरे का पोस्ट कंपोनेंट का। मतलब वही जो लिंक्डइन में जो पोस्ट आती है वो एक कार्ड की तरह आती है, तो मैंने वही बनाया है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों का प्रोफाइल का साइज सेम होगा, पिक्चर अलग होगी लेकिन साइज सेम होगा। यहाँ पे भी ये ऐसा एक डब्बा बना होगा और फिर एक ये पोस्ट वाला डब्बा, और ये वाला फुटर सेम होगा। यहाँ पे मान लो तुम्हारा लाइक काउंट होता है और क्या क्या होता है, कमेंट काउंट और शेयर और रीपोस्ट जो भी होता है। ठीक, यहाँ पे वो, अब देखो, ये समझना ध्यान से कि यही सेम चीज यहाँ पे भी होगी। ठीक, हाँ, वेट, देखो, यही सेम चीज यहाँ पे भी होगी, यही सेम चीज यहाँ पे भी होगी, यही सेम यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। हर एक इंसान का जो कंपोनेंट होगा, हर एक इंसान का कंपोनेंट नहीं, हर एक पोस्ट का कंपोनेंट ऐसा ही दिखेगा तुमको। ठीक है, कार्ड फॉर्मेट में होगा, ऐसे एकदम सेम दिखेगा। यहाँ चेंज क्या होगा, ये इसकी स्टेट अलग होगी। स्टेट और कंपोनेंट मैं बता चुका हूँ। देख, इसकी स्टेट अलग होगी, मतलब इसकी प्रोफाइल पिक अलग होगी, इनकी प्रोफाइल पिक अलग होगी, और इनका यहाँ का डेटा भी अलग होगा, और यहाँ का डेटा अलग होगा। डेटा मतलब भाई ये भी क्या है, ये भी एक स्टेट है ना। स्टेट क्या होती है? स्टेट इज द वेरिएबल पार्ट इन द कंपोनेंट। तो अभी हम कंपोनेंट तो बनाना सीख लिए हैं, लेकिन मैं मेरे को स्टेट पास करनी है, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? अब हम वो समझेंगे। ठीक, देखो, हमने कंपोनेंट बनाना सीख लिया, उसको स्क्रीन पे रेंडर भी कराना देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि ये अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है। अब हम किसका यूज करेंगे? प्रॉप्स का। जब मेरे को स्टेट पास करनी होती है तो मैं प्रॉप्स का यूज करता हूँ। अभी मैं थ्योरी पार्ट में जाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली अभी के लिए इतना समझो कि जैसे मान लो ये तुम्हारा प्रोडक्ट लिस्ट है एक। ठीक, ओके, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ नेम में दे दिया रेयांश। ठीक, मैंने इस वाले प्रोडक्ट लिस्ट में नेम में मैंने क्या दिया? रेयांश दिया। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक स्टेट पास कर दी इस प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट में। स्टेट, और इसी को प्रॉप बोलते हैं कि नेम इसका क्या है? रेयांश है। ठीक, अब अपन जाएं, ओके, प्रोडक्ट लिस्ट, यही था ना प्रोडक्ट लिस्ट। तो अब मैंने जो इधर पास किया ये स्टेट, ये यहाँ पे आई होगी एज प्रॉप, है ना, ये यहाँ पे एज अ प्रॉप आई होगी। प्रॉप सी, और मैं इसको यहाँ पे, क्या मैं लॉक करवाऊँ, क्या मैं प्रिंट करवाऊँ, क्या करूँ मैं? छोड़ो, अभी अभी के लिए लॉक ही करा देते हैं। ठीक, अभी मैंने लॉक करवा दी। कंसोल डॉट लॉग, लॉग कभी कभी मैं डायरेक्ट आ जाता है, अभी पता नहीं क्यों नहीं आया वो। प्रॉप, प्रॉप्स। ठीक, मैंने एक कुछ वहां पे प्रॉप्स दिया और मैं यहाँ पे उसको लॉक करवा रहा हूँ। लेट्स सी होता क्या है। स्क्रीन पे मैं गया, क्या कुछ एरर आई क्या? जाओ इंस्पेक्ट पे जाओ और देखो क्या हुआ। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट आया और उसमें नेम रियांश दिख गया। तुम समझे?
कि मैं एक स्टेट में कुछ पास कर पाया। देखो एक ऑब्जेक्ट आया और यहाँ पे नेम मेरे को क्या दिखाया, रेयांश। ये मैंने कहाँ पे दिया था? ओके, लेट मी ओपन साइड बाय साइड। ठीक, 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 उप्स, कहाँ पे टैब है ना। यहाँ पे एक इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मैंने नेम दे दिया रेयांश। ठीक, इस कंपोनेंट के अंदर ये स्टेट थी। तो यहाँ नेम जब मैंने रेयांश दिया तो मेरे को ये प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जब मैं यहाँ पे लॉग करवाया तो मेरे को रेयांश दिख गया। अब मैं क्या बोला, कंपोनेंट सेम होता है, स्टेट अलग अलग होती है। मान लो इसी सेम कंपोनेंट का, जैसे लिंक्डइन का एक पोस्ट कंपोनेंट सेम है, ठीक, ये इसको मैंने कॉपी किया, के नेट गया मेरा, और यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं नेम दे दे रहा हूँ, किसका नहीं, तुम्हारी मैम का, ठीक, स्नेहा। मैं यहाँ स्नेहा का नेम दे दिया। ये देखो, ये एक ऐसा समझो कि पोस्ट कंपोनेंट है, इसकी स्टेट अलग है, इसकी स्टेट अलग है। स्टेट अलग क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ नेम में रियांस पास कर रहा हूँ, देखो ये वेरिएबल पार्ट, और यहाँ पे मैं स्नेहा पास कर रहा हूँ। अब देखो जरा वापस से मैंने कॉल किया तो देखो यहाँ पे रेंडर क्या होता है। सबसे पहले तो वही देख लेते हैं। देखो एक प्रोडक्ट आइटम वन, क्लिक, तो देखो यही होता है ना, रिएक्ट में हम क्यों कंपोनेंट में बांट लेते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ईजी हो गया कि मेरे को अगर ये फिर से कहीं यूज करना पड़ेगा तो मैं वापस से इसको कॉल कर लूंगा। जैसे कि पोस्ट लिंक्डइन में क्या हो रहा है कि हर एक पोस्ट कंपोनेंट क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि वहां पे बार बार हम ऐसे ही कॉल करते जा रहे हैं उसको यूजिंग फेच। अभी देखते हैं, वो बहुत आगे की बात है, हम देखेंगे फिर भी। और यहाँ पे भी मैं सेम काम कर रहा हूँ, लेकिन अलग क्या है, यहाँ पे स्टेट अलग है। अगर यहाँ पे तुम जाओ करके कंसोल में देखोगे तो फर्स्ट वाले में नेम रेयांश है और फर्स्ट वाले में नेम इसने है। इसको और अच्छे से समझते हैं हम, देखते जाओ। आई थिंक सो समझ में आ रहा हुआ है ना। हम्म, देखो अब मैं, क्या है ये, कौन मैसेज पे मैसेज भी आ रहा है मेरे को। ओके, H3। और अब देखो वो प्रॉप्स में आ क्या रहा था, देखो ये एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की कीज हम कैसे एक्सेस करते हैं बताओ, प्रॉप्स डॉट नेम। तो मैंने क्या किया, प्रॉप्स डॉट नेम। ओके, वाई दिस इज सो, ये एरर क्यों आई? ओके, रुकना एक मिनट, तो रुको रुको एक मिनट, देख लेते हैं पहले। दी है दिख जाएगा error इस, और प्रॉप्स डॉट नेम मैंने करा दिया, देखो देखते हैं तो क्या हुआ क्या है। हाँ, हाँ देखो यहाँ पे आ रहा है शायद, है ना। देखो हाँ, इस वाले केस में रेयांश आ रहा है और इस वाले केस में स्नेहा, तो तुम समझे, समझ पाए ना कि मैंने क्या किया। ये अभी भी ये एरर क्यों हो मेरे को समझ आया, हर एक चीज रेंडर हो रही है, कंसोल में कोई एरर नहीं है। आई थिंक ये एडिटर का कुछ मेरे को बता रहा होगा। लॉग इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, लॉग इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, विच लॉग आर यू, ओके, इंपोर्ट लॉग फ्रॉम यूजर, ओके ठीक है, छोड़ो, स्किप करो। देखो हमने क्या किया कि हमने एक इस यहाँ पे तो मैंने क्या, ये प्रोडक्ट लिस्ट एक कंपोनेंट है, उसके अंदर मैंने प्रॉप्स पास की। मैंने क्या पास की बच्चों? प्रॉप्स पास की। प्रॉप्स मैंने क्या दिया, फर्स्ट वाले कंपोनेंट में मैंने नेम दिया रेयांश, और सेकंड वाले कंपोनेंट में मैंने नेम दिया स्नेहा। तो ये फर्स्ट वाले कंपोनेंट में यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, ऊपर रेयांश, और सेकंड वाले कंपोनेंट में क्या प्रिंट हुआ, स्नेहा। तो अब तुम समझ पाए कि लिंक्डइन की जो पोस्ट अलग अलग आ रही है, लेकिन उस अलग अलग का मतलब कि कंपोनेंट तो सेम है लेकिन स्टेट अलग अलग है। तो वो स्टेट कैसे पास हो पा रही होगी, यूजिंग प्रॉप, कि यहाँ पे मैं एक प्रॉप दिया और उसका मैं यहाँ पे सीधे सीधे यूज कर लिया, ठीक। ओके ओके, ठीक है। हम्म, तो ये तो समझ में आ गया। सेकंड समझना कि देखो, एक तो हम ये कर सकते हैं कि मेरे को ये मालूम है कि एक ऑब्जेक्ट आया है तो मैं ऐसे कर दिया, या सेकंड है तुम सीधे डी स्ट्रक्चर कर ले, वापस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट कि तुम सीधे डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हो क्या, नेम। डी स्ट्रक्चर का मतलब कि तुमने सीधे ही नेम उठा लिया, और यहाँ पे प्रॉप्ट डॉट नेम के तुम नहीं करो, तुम सीधे क्या करो, नेम का तुमने यूज कर लिया, ठीक। तो अब तुम करो तो वापस से सेम, रेयांश और स्नेहा, ठीक। तो समझो मेरी बात, समझो तुम कि यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको डी स्ट्रक्चर कर लिया। डी स्ट्रक्चर का मतलब है कि मुझको पता था कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है जिसका नेम है नेम, ठीक। उसको मैंने उठाया और यहाँ पे सीधे विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर
मैं सीधे उसको डिस्कस करके इस नेम में ले आया और उसको यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, फिर करवा दिया। बैकएंड कर चुके हो ना, पता होगा ही कि कैसे हम रेडी स्ट्रक्चर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा जाके डॉक्स पढ़ना है ना। अब इतनी छोटी सी चीज में बताने लग गए तो फिर हो गया। देखो बता ही देता हूँ। ठीक, डी स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है? अ, देखो, तुम बैकएंड पढ़ चुके हो, ठीक। वहां पे हम क्या करते थे कि जब मेरे को नेम एक्सेस करना पड़ता था तो क्या लिखते थे, रेक डॉट बॉडी डॉट नेम, यही लिखते थे, ठीक। एक तरीका ये होता था। सेकंड तरीका, मैं क्या लिख सकता हूं, यहां डी स्ट्रक्चर कर सकता हूं नेम को, कहां से, रेक डॉट बॉडी से। तो यही दो तरीके होते थे ना, कि सीधे तुमने डी स्ट्रक्चर कर ली, कि रेक डॉट बॉडी डॉट नेम था, उसको सीधे तुमने उठा लिया। तो यही ऐसे होता है, ठीक। समझा ही दिया। अब आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है। तो हम्म अ, ठीक है, देखते हैं। अब मैं क्या बताऊं इसके आगे। मान मैंने नेम दे दिया, ये तो आई थिंक प्रॉप्स तो तुम समझ गए कि कैसे पास करते हैं और कैसे हम उसको यहाँ पे एज एन, मतलब यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट उसको डिस्ट्रक्चर करके हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये जो तुम्हारा डमी डेटा कहाँ गया भाई, इसको मैं रेंडर करवा रहा था, ये वाला है ना, ये तुम्हारा डमी डेटा। इसको, ये यहाँ पे ना होता, ये होता तुम्हारे ऐप कंपोनेंट में, अलग अलग यूज केसेस, अलग अलग यूज केसेस। अभी हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इतना कर लेंगे, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब तुमको ये डमी प्रोडक्ट डेटा पास करना पड़ता कहाँ पे, प्रोडक्ट लिस्ट में। नहीं तो वो रेंडर कैसे करता, ये रेंडरिंग कैसे होती, इसको तो पता नहीं कि डमी प्रोडक्ट डेटा क्या है। तुमको ये पास करना पड़ता है। तो तुम कैसे करते, यूजिंग यूजिंग प्रॉप्स, ठीक। तो देखो, तुमने यहाँ नेम, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तुमने यहाँ नेम भी पास किया, और तुमको एक और चीज पास करनी है, वो जो एरे है, ऐप कंपोनेंट से अब हम नीचे के कंपोनेंट में भेज रहे हैं। ऐप हमारा क्या होता है, रूट लेवल कंपोनेंट, उसी के अंदर बाकी सब कंपोनेंट हम कॉल करते हैं। तो अगर हमको ऐसा करना है तो क्या करें, उसका क्या नेम है, वो यही रख देता हूँ, डमी डमी यूजर डेटा, ठीक। और उसमें मैं इसको, इस एरे को क्या करूंगा, एरे का नाम क्या था, डमी प्रोडक्ट डेटा। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डमी यूजर, हटाओ हटाओ इसको, और कुछ और ही लिखना है, डमी डेटा। देखो, मैंने क्या किया, डमी डेटा को भी मैंने भेज दिया। मैंने क्या किया इधर, डमी डेटा को भेज दिया, डमी प्रोडक्ट डेटा को भेज दिया यूजिंग प्रॉप्स। अब यहाँ पे देखो, ये डमी डेटा है, डमी प्रोडक्ट डेटा, ठीक। ये डमी प्रोडक्ट डेटा है, मेन एरे तुम्हारा ये है। लेकिन जब तुम इसको एक्सेस करोगे किसमें, यहाँ पे, तो तुम इसको कैसे एक्सेस करते हो, यूजिंग की। उसकी की क्या थी, क्या थी की भाई, मैं भूल गया। उसकी की थी तुम्हारी डमी डेटा, ठीक। जैसे नेम के केस में भी मैं रेंज थोड़ा ना वहां लिख रहा था, की ही से हम एक्सेस करते हैं ना। तो यहाँ कॉमा देके मैंने उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया डमी डेटा को। अब यहाँ जहाँ डमी प्रोडक्ट डेटा लिखा था, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डमी डेटा डॉट मैप फंक्शन। अब यहाँ कई सारी एरर्स हैं, लेट मी सी क्या गड़बड़ की मैंने। अगेन ये कुछ तो है, ये कुछ का मतलब आई थिंक सो ये मेरी एडिटर की ही है, तो इग्नोर करो इसको। ये देखो, सही चल रहा है सब, है ना। देखो यहाँ पे रेयांश ऊपर, और ये वापस से रेंडर हो रहा है। तो तुम समझे कि अगर मैं एक रूट लेवल पे, मैं जब उसको पास करूँ तो मैं कैसे पास करूँ, भाई प्रॉप की बातें हैं, और कुछ बातें नहीं है उसमें, ठीक। आगे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या और आगे समझ सकते हैं, सोचने दो मेरे को थोड़ा सा, आइडिया है ना। ठीक है, देखो अब हम एक और लेवल की, और एक और लेवल हम जाते हैं, नेस्टिंग समझते हैं, ठीक। देखो, ये सब कॉन्सेप्ट में जाऊँ तो थोड़ा सा मतलब ठीक रहेगा तुम ही लोगों के लिए, क्योंकि इससे भी बेकार बेकार चीजें करोगे तो अभी से थोड़ी आदत डाल दो बेकार चीजें करने की, तो फायदा है ना। अब देखो, डमी डेटा डॉट मैप का मैंने इधर यूज किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं अभी यहाँ पे री रेंडरिंग करा रहा हूँ, ये यहाँ पे ना कराऊं, मैं यहाँ, ये कहाँ किस में कराऊं, प्रोडक्ट आइटम में। तो अब हम वो देखेंगे कि प्रोडक्ट आइटम के अंदर बाय डिफॉल्ट वो प्रोडक्ट 1 2 3 4 आना चाहिए ना, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, ठीक।
मैं क्या बोला कि अभी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मैंने वो एरे ट्रेवर्स करवा के यहाँ प्रिंट करवा दी वो आइटम्स, ठीक। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट आइटम के अंदर हो, तो एक और लेवल की, एक और अंदर, एक और अंदर हम जा रहे हैं, एक और लेवल अंदर जा रहे हैं, ठीक। ओके, तो अब प्रोडक्ट आइटम के अंदर मेरे को पास करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? सोचो सोचो, 1 मिनट खुद से टाइम लो और सोचो। आई थिंक तो तुमने सोचा होगा, ठीक। देखो, डमी डेटा डॉट मैप, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। अगर ये बताओ कि ये आइटम और इंडेक्स जो मैं यहाँ एल आई में कॉल कर रहा हूँ, अगर एल आई की जगह मैं इस प्रोडक्ट आइटम का यूज कर लूँ तो नहीं आएगा समझ में? ओके। ठीक है, देखते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब हटाओ, मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रोडक्ट आइटम का यूज मैंने कर लिया, ठीक। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम का यूज किया, और जो आइटम और जो इंडेक्स आ रहा है मैं उसको यहाँ पे दे सकता हूँ एज एन प्रॉप। तो यहाँ पे मैं उसको, उसका नेम क्या लिखूंगा? डेटा मानो, डेटा इज इक्वल टू आइटम, और की इज इक्वल टू इंडेक्स। ये अगेन, ये कोई एक स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होगा, आइटम भी चेंज होता जाएगा, प्रोडक्ट 1 2 3 ऐसे आएंगे, और इंडेक्स भी चेंज होता जाएगा। ध्यान से समझ, मैंने क्या किया, मैंने डमी डेटा, मैंने नेस्टिंग की। सबसे पहले ये डमी डेटा कहाँ से आ रहा है? ये डमी डेटा आ रहा है ऐप वाले कंपोनेंट से, उस एरे से। इसके अंदर आया वो किसके अंदर? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर, है ना। ये ऐप वाले कंपोनेंट से प्रोडक्ट लिस्ट में आया वो डमी डेटा। ये एरे कहाँ पे था? ऐप में था। तो मैंने उसको यहाँ पे कैसे पास किया? एज एन प्रॉप पास किया। फिर उसको मैंने यहाँ डी स्ट्रक्चर किया, किधर? ये प्रोडक्ट लिस्ट में मैंने उसको क्या किया बोलो? मैंने उसकी डी स्ट्रक्चरिंग की, और डी स्ट्रक्चरिंग करके मैंने उसको अगेन एक सेकंड, एक थर्ड कंपोनेंट में भेज दिया, कि किस में? प्रोडक्ट आइटम में मैंने उसको भेज दिया। समझे तुम? इसी को प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, और ये ऐसा करना अच्छा नहीं होता। उसको वो हम देखेंगे कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब कि एक कंपोनेंट के अंदर तुमने प्रॉप पास किया, फिर उसको वापस से दूसरे के अंदर पास किया, फिर उसको वापस से तुमने पास किया। बल्कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, इस, मैं उस एरे को कुछ ट्रैवर्स करवा नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ उसके अंदर प्रोडक्ट आइटम के अंदर भेज रहा हूँ, ठीक। तो हम अगला जो तरीका देखेंगे आफ्टर 4 5 क्लासेस, कि विदाउट यूजिंग प्रोडक्ट लिस्ट मैं डायरेक्ट यहां से कैसे भेज सकता हूँ। तो तुम बोलोगे यहाँ कॉल देखते हैं, ठीक। मैं ज्यादा ही बोल दिया, मेरे को उतना आगे नहीं जाना था, सॉरी, है ना। जो 2 मिनट बोला स्किप करो। देखो, प्रोडक्ट, अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले ऐप डॉट जेएसएक्स में वो एरे डिफाइन था, उसको मैंने एज एन प्रॉप दिया प्रोडक्ट लिस्ट में। यहाँ पे मैंने उसको डी स्ट्रक्चर किया, और अब इसको मैं एज प्रॉप दिया किसमें? प्रोडक्ट आइटम में। अगर अब मैं जाऊं तो क्या वो दिखेगा? देखो, प्रोडक्ट आइटम 1 लिखा, देखो दिख तो रहा है ना, ठीक, दिख तो रहा है, लेकिन बार बार प्रोडक्ट आइटम 1 क्यों आ रहा है? हम्म, लेट्स सी। देखो, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे तुमने हार्ड कोड कर दिया क्या? प्रोडक्ट आइटम 1। यहाँ पे तुमको सबसे पहले जो तुमने यहाँ पे प्रॉप भेजा था, उसका नेम क्या क्या था? डेटा और की। तुमको वहां पे डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे बताओ? डेटा कॉमा की, ठीक। तुमने उसका डी स्ट्रक्चर किया, डेटा और की को। एल आई, अभी वो एरर आ रही थी, तो यहाँ पे तुमको की के अंदर की देना पड़ेगा यार। अरे यार, बेकार ना दिया यार ये तो। अब मैं यहाँ पे की के नहीं, क्या लिखूं भाई? यूनिक लिख दूं क्या? यूनिक के अंदर, और यहाँ पे मैंने की के अंदर पास कर दिया। यही होता है, प्रॉप ड्रिलिंग करते नहीं ना अपन, यूनिक को। ओके, और यहाँ पे इस यूनिक को मेरे को डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। मैं क्या बोला था? यूजिंग की हम करते हैं, तो की की जगह क्या आ गया तुम्हारा? यूनिक आ गया, ठीक। और अभी ये एरर क्यों आ रही है? और डेटा जो था तुम्हारा, वो प्रोडक्ट आइटम के अंदर मैं क्या करा दूंगा? डेटा को प्रिंट करवाया, ठीक। तो क्या इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है? हाँ, सॉल्व तो हो गई। 2 3 4 मेरे को दिख गया, और ये बटन भी दिख रहा है, ठीक। वो अगर एरर वो मेरे मेरे इसके इसी के कारण कुछ आ रही है, ठीक। तुम्हारे केस में नहीं आएगी। नहीं आएगा समझ? ठीक है, मैं समझाता हूँ। हमने क्या किया कि डमी डेटा डॉट मैप, मैप का यूज किया, मैं बताया मैप ही का हम यूज करते हैं ज्यादातर। इसके अंदर जो आइटम, डमी डेटा के अंदर क्या था? वो एरे था।
आइटम में क्या आएगा, जो प्रोडक्ट 2 3 4 लिखा था, तो वो एज एन आइटम आया। उसको मैं यहाँ पे एक एज एन प्रॉप पास कर दिया, डेटा के अंदर मैंने वो आइटम डाल दिया, एज अ प्रॉप पास कर दिया, ठीक। और इंडेक्स भी पास कर दिया मैं। इंडेक्स क्यों, वही वो एरर आती है ना कंसोल में, तुमको अगर कोई एलआई को रेंडर करवा रहे हो तो उसको यूनिक की देनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर दिया। यूनिक इज इक्वल टू इंडेक्स भी मैंने पास कर दिया, एज एन प्रॉप पास कर दिया कि डेटा आइटम और यूनिक इंडेक्स। तो अब होगा क्या, डेटा के अंदर क्या आएगा, प्रोडक्ट 1 2 3 4, और इसके अंदर क्या आएगा, यूनिक के अंदर 1, नहीं 0 1 2, एरिक इंडेक्सिंग, ठीक। और उसको मैंने यहाँ पे डी स्ट्रक्चर किया, क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्रोडक्ट आइटम को यहाँ पे मैंने क्या किया है, डी स्ट्रक्चर किया, डेटा कॉमा यूनिक। और उसको यहाँ पे मैंने डेटा को प्रिंट करा दिया, और एल को वो यूनिक वाली चीज मैंने दे दी, तो मेरे को यहाँ पे मेरा दिख गया क्या, पेज, ठीक। यहाँ पे देखो अभी भी वो दिखा रहा है, बेसिकली वो उसी के कारण है, वो नेम के कारण है ना। नेम सही कर देता तो सही हो जाता है। छोड़ो, लेकिन अभी के लिए मत करो मेरे को, ठीक। अ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इस ये बेसिकली यहाँ पे मेरे को इंडेक्स देना था, मैं यूनिक, वो प्रॉप डिटेल में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे सीधे इंडेक्स को इंडेक्स ही नाम कर दूं, कर सकते हैं, लेकिन उससे तुम ही लोगों को कंफ्यूजन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम नेस्टिंग नेस्टिंग काफी समझ लिए हैं ना, कुछ हद तक तो समझ ही गए। बाकी अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अब हम आगे स्टेट वेरिएबल्स और हुक्स पढ़ेंगे। नेस्टिंग, तुमको अगर ये प्रॉप्स, बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रॉप्स था, और थोड़ा बहुत नेस्टिंग अगर मैं आगे करूंगा तो तुमको उसको समझ में आया चाहिए, मैंने वही बता दिया है ना। तो आई थिंक सो इतना तो क्लियर होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक, बाय।